देखो, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं था, एक साधारण परिवार से था और पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। जनता जानती, जनता ने मूड बना लिया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। बीजेपी पार्टी ने कोई संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी है। इसमें पन्ना प्रमुख से लेके और हमारे त्रिदेव बूथ लेवल, हमारे शक्ति केंद्र मंडल, हमारी रचना पूरी है। स्कूल और हॉस्पिटलों पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही पार्टी? क्योंकि सोनीपत हॉस्पिटल के भी हालात खराब है, कानपुर पीजीआई बनाया गया, वहाँ भी मूलभूत सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही है। राहुल जी से प्रार्थना करूँगा कि हमारी गेहूँ की फसल आ रही है, अब गेहूँ लगाने ना पौने ना आ जाइए। तो क्योंकि आपने धान की भी सारी खेती जो बड़ौदा में लगाई थी, सारे डूबा में आ गए थे। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भरचम ना पार जाएंगे। हरियाणा की जो जनता वो नकार चुकी है। जेजेपी पार्टी से जनता से धोखा ना दे तो इसी बार सरकार ना बना दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसने ऐसे वादों को पूरा किया जो जनता ये कहती थी कि ऐसा हो गया तो खून खराबा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, हम पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। नमस्कार, स्वागत है आपका सोनीपत 24 के खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी। मैं हूं आपके साथ नितिन अंतिल और आज सत्ता पक्ष के नेता और बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष तीरथ राणा हमारे साथ हैं। सत्ता पक्ष है तो सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से होते हैं, क्योंकि जनता की बात जब पूरी नहीं होती तो वो धरने पर आ जाती है, कभी प्रदर्शन करती है। और वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर ही सवाल खड़े करता है कि जब वादे हुए थे तो निभाए क्यों नहीं गए, क्या क्या वादे हुए थे, 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी बीजेपी की रहेगी। हमारे साथ तीरथ राणा खुद मौजूद है। सबसे पहले सवाल सर, सबसे पहले लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे है? क्योंकि बीजेपी विपक्ष की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन भी आपके सामने खड़ा है, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं या फिर नैया पार है? देखो, ये मानता हूँ कि मैं तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में और केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और रही बात तैयारियों की, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव लड़ते हैं, अगले चुनाव के लिए कार्यकर्ता फील्ड में वे लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, पार्टी की गतिविधियों में। ये कुछ मौसमी मानता हूँ मैं, कुछ पार्टियां, अब चुनाव आ गया, अब देखोगे अलग अलग पार्टियां, अब कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, लेकिन ये कार्यक्रम हमारे हर चुनाव लड़ते ही अगले दिन से ही हमारी ये क्रिया शुरू हो जाती है। और इसलिए हमारी तैयारी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई कोई स्पेशल तैयारी करें। लेकिन ये निश्चित है कि अब 2024 का चुनाव है तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने एक मजबूती के साथ ही और ज़्यादा काम करने की ठानी। विपक्ष कांग्रेस कहें, आम आदमी पार्टी कहें या फिर तृणमूल कांग्रेस कहें, वो इकट्ठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन बना है, उसको कहाँ देखें? आप देख लेंगे, अब ये चुनाव है, आप राजस्थान के चुनाव, मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं, इसमें आप देख लेंगे जो इंडिया बना था, वो इंडिया का जो गठबंधन हुआ था तो उसका तो आपने पता भारत जी बना दिया है। और अब भारत है और भारत श्रेष्ठ है और एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, और इसी के साथ जनता ने चलने का। विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमारा गठबंधन इंडिया बना तो बीजेपी डर गई और उसने देश का ही नाम चेंज कर दिया, इंडिया से भारत बना दिया। भारत ही भारतवर्ष ही है और ये पहले से ही है, प्राचीन काल से ही है और हम भारतीय हैं। बस ये था कि भाई जो इंडिया लिखा जा रहा था कूटनीति के तहत, उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम दिया है। और अब इंग्लिश में भी भारत और हिंदी में भी भारत, जो एक हमारी विश्व में पहचान है, उसी के अनुरूप चलेगा और ये मोदी जी ने करके दिया। राहुल गांधी की यात्रा आई सोनीपत के गांव में, आपके ही हल्के में धान भी लगाए, धरातल पर हैं, कितना प्रभाव? बिल्कुल, जहाँ जहाँ उन्होंने धान लगाए वहाँ सारे डबो दिए। कई कई दिन तक लगातार ट्यूबवेल चलाने पड़े हैं, अलग से विशेष प्रबंध करना पड़ा है। तो मैं राहुल जी से प्रार्थना करूँगा कि हमारी गेहूँ की फसल आ रही है, अब गेहूँ लगाने ना बोने ना आ जाइए। तो क्योंकि आपने धान की भी सारी खेती जो बड़ौदा में लगाई थी, सारे डूबा में आ गए थे, तो किसानों को नुकसान होगा। और आप राजा के बेटे हो, आपने इन खेती बाड़ी के धरातल पर आने की जरूरत नहीं। आप बीजेपी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्टी चाहे कितने ही दावे कर ले, 5 राज्यों में चुनाव हो, इससे पहले चुनाव थे जब, तब भी हम बहुमत से आए थे, कर्नाटक में बात कर लें या फिर कहीं और बात करें, लेकिन अब 5 राज्यों में आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी पार्टी खुद को संभाले और लोकसभा की चुनाव तैयारी करे, 5 राज्यों में कांग्रेस। बीजेपी पार्टी ने कोई संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी है। इसमें पन्ना प्रमुख से लेके और हमारे त्रिदेव
बूथ लेवल, हमारे शक्ति केंद्र मंडल, हमारी रचना पूरी है। उनके तो अभी तक जिले के प्रदेश की अब तक लड़ाई है, मानता हूँ मैंने 9 साल हो गया हरियाणा सरकार ने, आज तक उन पर ये नहीं बन पाए, क्या सरकार बनाए। तो हरियाणा प्रदेश की बात करें सर, सबसे बड़ा मुद्दा SYL। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी इसको निपटा नहीं रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सीरियस बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हम ये माने कि SYL जब याद आता जब चुनाव नजदीक आते हैं, या इसका भी समाधान होगा या ऐसे ही चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसी हक में है कि भी हमारे को SYL का पानी मिले, और उसके लिए जो भी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मानते हैं भाई केजरीवाल की सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। एक तरफ तो दिल्ली ये चाहता है कि मेरे को पानी मिल जाए, और एक तरफ हमारे से पंजाब की तरफ से पानी नहीं देना चाहता। तो ये सवाल आप उनसे पूछो कि भाई एक तरफ से आप ये कह रहे हो कि भाई हरियाणा में आ गया, वो तो ये कह रहे हैं तीरथ जी कि हम टाइम ले रहे हैं सेंटर मिनिस्टरों का, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को टाइम ही नहीं दे रहे मिलने के लिए। आपने देखा नितिन जी, इसमें कई बार बैठकें हुई है और कई दौर चले हैं बैठकों के। आपने पीछे भी आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था जब सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर ये आम आदमी पार्टी आकर इसको रोक दी जाती है, और इस तरह के आप देखने को मिला, क्योंकि अब ये चुनाव वर्ष है, इसमें फिर बार बार ऐसी मुद्दे उठ के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेती है वो करके दिखाती है, और हरियाणा के मैनिफेस्टो में जो 95% ऐसे मुद्दे थे, मनोहर लाल जी ने बताया करनाल में, वे ऐसे कामों को पूरा कर दिया गया, और 5% बाकी उनको भी समय रहते पूरा कर दिया। तीरथ जी, हरियाणा सोनीपत के आप जिलाध्यक्ष हैं, सभी जिलाध्यक्षों से बात होंगी, हरियाणा में इस समय बीजेपी किस स्थिति पर है? मैं ये मानता हूँ कि केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, हम पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बने। फिर 2019 में कहाँ चले गए थे आप? पहले थे 75 पार, 40 भी पार नहीं कर पाए। कोई बात नहीं हो, तो समय परिस्थिति कई बार आकलन ऊंचे नीचे रह जाता है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि भी अब 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार, ये जनता की आवाज़ है, मेरी तीर्थ राणा की आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बार जमुना पार जाएंगे, हरियाणा की जो जनता है वो नकार चुकी है, जेजेपी पार्टी जनता से धोखा ना देती तो इसी बार सरकार ना बना दी। कोई बात नहीं हो, उनका है विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम यही होता है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है और जनता जानती है, जनता ने मूड बना लिया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। विपक्ष के नेता एक बात और कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आपकी पार्टी सहयोगी जेजेपी पार्टी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ मिलकर हॉस्पिटल और स्कूलों को चमकाना चाहिए था, लेकिन हाईवे पर शराब के ठेकों को चमका दिया। देखिए, मानता हूँ कि क्या ठेके अभी अभी खुले हैं, ठेके पहले भी थे, और ये कभी से चलता आ रहा है, ये नहीं कि भाई, क्योंकि आयकर का जो इनकम का जो सोर्स है, और आप यहाँ नहीं ठेके खोलोगे तो यहाँ वाले तो दूसरी स्टेट में राजस्थान में जाकर लेके आएंगे, इधर से लेके काला बाजारी ही चलेगी। और ये नहीं है कि भाई इसको हम प्रतिबंध किया भी था, कई पहले भी सरकारों ने किया, लेकिन जो इसका रिजल्ट आए हैं वो अच्छे नहीं रहे। तो जो स्कूल और हॉस्पिटलों पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही पार्टी? क्योंकि सोनीपत से हॉस्पिटल के भी हालात खराब है, कानपुर PGI बनाया गया, वहाँ भी मूलभूत सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही है। नेताओं से बात होंगी, कब तक कोई समाधान निकले? आपने देखा होगा कि कितने एम्स, कितने हॉस्पिटल, हरियाणा की बात करेंगे तो आप ये देखोगे कि सर्कल रेट लिया है मुख्यमंत्री जी ने भाई 20-25 किलोमीटर का, हर 20-25 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के एरिया में एक कॉलेज बना दिया गया। ये जो विपक्ष द्वारा भ्रमित करने की बातें होती हैं, जब चुनाव में आएंगे एक एक बात को लेके आएंगे। और जनता सोनीपत में बताएं सर, सोनीपत की जनता ये कह रही है कि सोनीपत में बताएं, 9 साल हो गए, एक आप यूनिवर्सिटी सरकारी बताएं, हुड्डा के टाइम पर जो आई, आपकी गोहाना में आपकी विधानसभा पड़ती है, वहाँ पर हुड्डा के टाइम पर ही बनी, लेकिन बीजेपी पार्टी क्यों नहीं बना पाई? देखो, ये जो खानपुर में यूनिवर्सिटी है, क्या हुड्डा के टाइम में बनी थी क्या यूनिवर्सिटी? जनता का कहना, राहुल गांधी उस टाइम पे, सोनिया गांधी नींव रखी थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे शुरू हुई। देखिए, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन की जब को बात होगी तो आप सोनीपत को अग्रणी भूमिका में पाओगे जी। सबसे ज़्यादा सोनीपत एजुकेशन के लिए अब जाना जाता है। आप यहाँ राय में खड़े हैं, अभी हम राय से लेते जाओ तो आप हर, वो भी सर हुड्डा टाइम पे पास हुई थी। नहीं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी थोड़ा हुड्डा पास, अब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन गई तो एक और बनावे, एक हुड्डा ने बना दी, एक चौटाला बनावे, एक मनोहर लाल जी बनावे। जब है तो यहाँ पे आप ये मानोगे कि राय में हमारे यहाँ ये मानो 15-20 यूनिवर्सिटियाँ हैं, नहीं तो 6-7 तो हैं ही हैं यूनिवर्सिटी, और जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो अब ये नहीं हो सकता ना भाई और भी बनाओ और भी बनाओ, एजुकेशन का हब है सोनीपत, मानता हूँ।
सोनीपत सिविल अस्पताल के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि पिछले 3-4 महीने से एक्सरे मशीन बंद है, अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, डॉक्टर्स मिलते नहीं मिलते हैं, दवाई लिखते हैं वो गायब हो जाती हैं। क्या कोई बात किसी अधिकारी से या फिर मुख्यमंत्री सामने रखी जाए कि इन अधिकारी लापरवाही करते हैं उन पर कार्रवाई हो, जाके मरीजों को इलाज मिले? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर। मैं भी खुद भी गया हूँ और 2-3 दिन पहले एक मैं साथी एडमिट था, वहाँ मिलने भी गया हूँ। ऐसा तो मेरे को कहीं लगा नहीं, ना ऐसी कोई शिकायत आई। आप अपने चैनल के माध्यम से ऐसी बात रख रहे एक्सरे हैं, मशीन और वो खराब है सर। ऐसी बात रख रहे हैं तो हम जरूर आज ही सीएमओ से भी बात करेंगे और ऊपर अधिकारियों से भी बात करेंगे। गोहाना विधानसभा की बात कर ली जाए तो जी, आप वहाँ से खुद चुनाव लड़े थे, कौन सी कमी रही कि आप जीत नहीं पाए और अब की बार किन मुद्दों को लेकर आपकी बात करी जाए, या तो किन मुद्दों को लेकर लोकसभा के मुद्दे रहने वाले और विधानसभा के? देखो, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था जी। मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं था, एक साधारण परिवार से था और पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। और इसमें मैं मानता हूँ कि भाई, जब एक साधारण परिवार से कोई आता है तो इतनी बड़े उस स्तर पे पहचान भी नहीं थी, बस ये मानते थे कि भाई जो जानते थे कि हाँ भाई है एक साधारण परिवार से, तो इसका भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भाई ये कमियां रही हैं। और जो एक शहर से गांव का और शहर का, जो एक मैं गांव में रहते थे अब शहर में रहने लगे, तो शहर से भी टच में नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं और जो कमियां रही उनको पूरी करके लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा में क्या मुद्दे, विधानसभा में क्या? कोई मुद्दे नहीं, जो हमका मैनिफेस्टो में जो हमने बोला था, आप देखोगे पेंशन अब 3,000 रुपये पेंशन। आपकी सहयोगी पार्टी क्या उनसे कह रही थी? नहीं, सहयोगी की बात आप सहयोगी से करेंगे ना, आज सहयोग में सरकार चला, लेकिन हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमने 3,000 की बात करी थी चुनाव आने से पहले, और 1 साल बचा है अभी, तो चुनाव तक तो पता नहीं 3.5 होगी कितनी होगी, लेकिन अब 3,000 रुपये वादा तो सर नौकरियों का भी हुआ था, जो युवाओं की नौकरियां कहाँ है? सरकारी नौकरी तो है ही नहीं। देखो, आप देखोगे ना तो हुड्डा साहब ने 10 साल में मात्र 80,000 नौकरियां दी थी, और अब से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1.25 लाख नौकरियां दी हैं और बिना पर्ची खर्ची के दी हैं। ऐसे ऐसे परिवारों के आप जाओगे तो पूछोगे किसी रेहड़ी वाले की, किसी नाई विपक्ष की तो ये दुकान कह रहा है कि आप कह रहे हो बगैर खर्ची पर्ची, आप वो कह रहे हैं कि बगैर खर्ची तो नौकरी ही नहीं है, इसलिए तो पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, बस भाई उनको लगता ना, क्योंकि उनकी मानसिकता इस तरह की बनी हुई है, उन्हें सदा यही चीज़ देखी है कि भाई पर्ची से ही लगते हैं, खर्ची से ही लगते हैं, और सदा उनके राज में ऐसा ही हुआ है, तो उनको लगता है भाई ऐसा हुआ है। लेकिन जनता बताने वाली है, जिसके भी बच्चे के पास जाओगे, जो भी नौकरी लगा, सब ये कह रहे हैं कि भाई आज तक कभी ऐसी सरकार देखी नहीं है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसा पहली बार हुआ है, बिना पर्ची खर्ची के गरीब, मजदूर, व्यापारी, चाहे किसान का बेटा आज नौकरी पे है। धीरज जी, आपने भी देखा ग्रुप डी की भर्तियां निकली, भर्ती हजारों में थी लेकिन फार्म लाखों में आए हैं, तो बेरोजगारी तो है, आप मानते हैं इस बात को? बेरोजगारी तो है। उन युवाओं के लिए कौन सा ट्रैक अपनाया जाएगा ताकि बेरोजगारी कम हो? देखो, कौशल की योजना है और एक स्किल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने चलाई है पूरे देश भर में, स्किल डेवलपमेंट है, इसको हम बोलते हैं कि भाई अपने हाथ के कारीगर, उसके लिए मोदी जी ने अभी भी 13,000 करोड़ रुपये एक हमारी आयुष्मान आयुष्मान भारत नहीं, एक अपनी योजना चलाई है, इसमें 13,000 करोड़ रुपये मोदी जी ने पास किए हैं, और इसमें सभी आज के कारीगरों के लिए ही की है। तो इससे ऐसे जो साथी हैं, जो ऐसे कारीगर हैं जो अपनी खुद दुकान करके चला सकते हैं, उनको ऋण के लिए ऐसे प्रॉब्लम ऐसे दिए जा रहे हैं कि नए नए आप सीखें, आप दुकान करें, काम करें, सबको नौकरी कोई नहीं पॉसिबल, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसको मुद्दा बनाए को बार बार कि भाई हर आदमी को नौकरी, हमारे से पहले 10 साल कांग्रेस सरकार थी, वो दे जाते तो आज ये नहीं भटकते नहीं होते हैं। चलो, आपका कहना है कांग्रेस पार्टी भी ट्रैक नहीं पकड़ पाई थी, बीजेपी कोशिश कर रही है, कमिश्नरेट बना सोनीपत, लेकिन क्राइम ग्राफ नीचे आने की बजाय ऊपर चला गया है। अधिकारियों से कोई बात होगी? क्योंकि हम ये मानते हैं दिल्ली एनसीआर का जिला है, सबसे नजदीक है, और क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। देखो, कहीं ना कहीं कमिश्नरी बनने से लाभ भी हुआ है, और जिस तरह की क्राइम की जो बातें आई हैं तो 1-2 जगह से और भी सुनने को आई है, लेकिन मैं मानता हूँ सोनीपत है यूपी में जो योगी जी ने क्राइम कम किया है, और इधर से दिल्ली एनसीआर का एरिया है, तो इस चीज़ पे निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ सरकार और सख्त रवैया अपनाएगी और प्रशासन भी सख्त रवैये के साथ काम। 2024 के चुनाव में क्या नया गोहाना के लिए आपकी विधानसभा है? नहीं, नया तो लगातार कर रहे हैं हम भाई। देखो, आप सोनीपत से ग्रीन हाईवे निकला है जो जींद से जाते हुआ कटरा जाएगा, एक हाईवे सीधे जींद तक जाएगा, तो लगातार जो
ये मानता हूँ कि वे जन सुविधा के लिए, आम जन के लिए जो जो सुविधाएं हैं सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार कार्य। ऐसा तो नहीं होगा तीरथ जी के कुछ वादे ऐसे हो जाएं कि लिख दिए जाएं कलम से और बनने के बाद वो कलम खो जाए, वो लिखे हुए वादे गुम हो जाएं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसने ऐसे वादों को पूरा किया जो जनता ये कहती थी कि ऐसा हो गया तो खून खराबा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो गया तो आगजनी हो जाएंगी। आपने 370 की बात करो तो ये होता था, ये कभी होने वाली चीज़ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में करके दिखाया और कहा तो किया। जब सेंटर में आपके अच्छे बहुत मुद्दे हैं कि राम मंदिर पे आपने काम किया, 370 पे काम किया, लेकिन हरियाणा में कहीं ना कहीं डगमगा नहीं गए, भूल नहीं गए हैं। हरियाणा में आगजनी हुई है, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भी किसानों की मौत हुई। इसके बाद एक आपको याद होगा राम रहीम में पंचकुला में भी हुआ। ऐसे वाकया क्यों हुए फिर? देखो, राम रहीम की बात जैसे आप करोगे ना, सरकार आने के बाद कितनी शांतिपूर्वक तरीके से उसको निपटाना, नहीं तो इतने भगत और कार्य उनके सेवक थे वो उसको संभालना। मैं मानता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हर चीज़ को, हर विपरीत परिस्थिति को हैंडल किया है और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने की कोशिश की है। और मैं मानता हूं कि अब 24 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल की जोड़ी कमाल करके दिखाएगी। तीरथ राणा जी, साफ कहना है कि जो वादे हुए निभाए गए हैं और जो वादे आगे होंगे उन्हें भी निभाया जाएगा। बहरहाल दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, 2024 में स्पष्ट हो जाएगा कि लोकसभा में कौन और विधानसभा में कौन अब की बार हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा और विधानसभा से कौन एमएलए बनेगा। देखते रहिए सोनीपत 24। मिलते हैं अगले नेता से। नमस्कार।